हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा सब क्लास 600 आप कैसे खुद से अप्लाई कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस को समझेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे लगानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कैसे आप अपनी तैयारी करें कि आपने ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा लेना है। ठीक है, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं। राइट, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा लगाने के लिए जो सब क्लास 600 है वो किस किस पर्पस के लिए आपका यूज होता है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो सब क्लास 600 वीज़ा है तो इसमें कई सारी स्ट्रीम्स आती हैं कि आप किस पर्पस के लिए आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले आता है कि टूरिस्ट स्ट्रीम। अगर आप प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में एज अ टूरिस्ट जाने का, वहाँ पर उनकी जो टूरिज्म के प्लेसेस हैं या और भी एडवेंचरस चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करने का, तो ये बेसिकली आ गया आपका टूरिस्ट स्ट्रीम के अंदर। तो टूरिस्ट स्ट्रीम का एक पर्पस तो हो गया टूरिस्ट स्ट्रीम। दूसरा क्या हो गया, अगर आप कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, आपका कोई यहाँ पे इंडिया में भी बिजनेस है प्लस आपकी कोई वहाँ ब्रांच है या आपके वहाँ पे कोई मीटिंग्स हैं, राइट, कोई इवेंट आपके बिजनेस की एक एसोसिएशन है उनकी कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रखा है उसको अटेंड करने जा रहे हैं, तो ये होता है बिजनेस विजिटर स्ट्रीम। राइट, थर्ड कैटेगरी क्या है कि अप्रूव्ड डेस्टिनेशन स्टेटस स्ट्रीम। ये पर्टिकुलर कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद आती है फ्रीक्वेंट ट्रैवलर स्ट्रीम। तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर स्ट्रीम बेसिकली किन के लिए है कि चाइनीज और ब्रुनेई, कंबोडिया, फिलीपींस, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह के लोग जो फ्रीक्वेंटली वहाँ पर टूरिज्म पर्पस के लिए घूमने फिरने जाते रहते हैं, तो उनका फ्रीक्वेंट ट्रैवलर स्ट्रीम के अंदर ये जो पर्पस वो लगाते हैं तो वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम। आपका कोई फैमिली मेंबर वहाँ है, आपको वो स्पॉन्सरशिप भेज रहा है फॉर विजिट हिम और हर। ठीक है, तो वो आ गया स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम के अंदर विजिटर वीजा। तो फ्रेंड्स ये इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना है, ये सभी जो वीजास हैं जो मैंने स्ट्रीम बताई हैं ये है सारा विजिटर वीजा ही है, सब क्लास 600 ही है। बेसिकली आप एक पर्पस डिफाइन कर रहे हो कि आप किस पर्पस में किस स्ट्रीम में आप अप्लाई करने जा रहे हो और आपको वीजा ग्रांट किया जाए। ठीक है, इतने बात समझ आ गई। अब आगे बात करते हैं, एक पर्टिकुलर केस लेते हैं कि नॉर्मली जो अप्लाई करते हैं हम लोग, आप भी लोग अप्लाई अगर खुद से करना चाहते हैं तो एज अ टूरिज्म पर्पस के लिए आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो टूरिस्ट स्ट्रीम के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं पहले तो वो समझना है। जब भी आप टूरिस्ट स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपना एक प्लान डिसाइड कीजिए कि आपने किस मंथ में किस डेट से किस डेट के बीच में जाना है, और वो ऐसा प्लान थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए कि किस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिन लोकेशन को आप विजिट करना चाह रहे हो, चाहे आप सिडनी जा रहे हो, मेलबर्न जा रहे हो, है ना, तो उन प्लेसेस पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट कब ट्रैवल कर रहे हो, कौन सा ऐसा आप वहाँ का सीजन है, यानी कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा सीजन कंडीशन चल रही है, वेदर कंडीशंस कैसी हैं, उसी हिसाब से लोग ट्रैवल करते हैं और मोस्टली वीजाज भी उसी टाइम आते हैं। राइट, आपने थोड़ी रिसर्च करनी है, ये मैं आप लोगों के लिए काम छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा रिसर्च करें अपने लेवल पे। तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपने इस से इस मंथ के बीच में ही अपना ट्रैवल प्लान बनाना है। उसके बाद आपने जो आपका कोई बिजनेस है या आप कोई जॉब कर रहे हो, प्राइवेट है चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब है, उसमें अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको उस प्लान के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयर को
लीव सैंक्शन करानी है, जिसे कहते हैं एनओसी कम लीव सर्टिफिकेट, वो लेना है आपने। ठीक है, तो वो जब आपका आ जाए तो उसके बाद आप फाइनल हो जाएंगे कि यस, मैंने अगर 10 या 15 दिन का या एक वीक का जो भी प्लान बनाया है उसके लिए मेरे को छुट्टी मिल चुकी है, लीव एनओसी मिल चुकी है। नाउ आई कैन अप्लाई फॉर अ टूरिस्ट वीजा। ठीक है, अब आगे क्या, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सबसे पहले तो आपके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स में आपका पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसमें कम से कम 6 मंथ्स की वैलिडिटी बची हो। ठीक है, और कम से कम 2 पेजेस ब्लैंक पड़े हो। इसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, राइट। अगर आप सिंगल भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप खुद जाना चाह रहे हैं, तो भी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ साथ आपकी फैमिली के, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के, अगर आपके किड्स हैं तो किड्स के भी, और अगर आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के भी आपके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लगाने हैं। ठीक है, उसमें आधार कार्ड आप लगाइए, राइट। उसके बाद बात आती है कि ये आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हो गए, इसके बाद एक फोटोग्राफ चाहिए आपको वीजा पर्पस के लिए, उसकी पर्टिकुलर डायमेंशंस हैं, वो आप एक पीडीएफ बना लीजिए। उसके बाद आपका जो अपना सोर्स ऑफ इनकम है उसके प्रूफ चाहिए। सपोज आपका कोई जॉब है, आपका प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो उसके प्रूफ क्या होंगे? आपकी जॉब के लिए आपका कोई एक तो लीव का एनओसी लेटर ले लिया हमने, एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना है आपने कि किस टाइम से किस टाइम तक के लिए आप जॉब कर रहे हो, क्या प्रोफाइल है आपका, कितनी सैलरी है आपकी, राइट। ये आप अपनी कंपनी से लीजिए। इसके साथ साथ आपका कोई विजिटिंग कार्ड है आपकी कंपनी का, वो आप लगाइए। साथ ही आपकी जो 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स हैं वो आप लगाइए। इसके साथ साथ आपने जो इनकम के प्रूफ में जो लगता है कि इनकम टैक्स रिटर्न या फॉर्म 26 आपका जो भी एप्लीकेबल है वो आप लगाइए। आपका कोई पीएफ वगैरह कट रहा है, कोई पीएफ का सर्टिफिकेट है, वो भी आप लगाइए प्रूफ के लिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आ गए आपके सोर्स ऑफ इनकम अगर आप जॉब पर हैं। ठीक है, अगर आप बिजनेस पर हैं तो उसके लिए क्या करना है? आपने बिजनेस के रजिस्ट्रेशन प्रूफ, राइट, आपकी बैलेंस शीट्स कम से कम 2 या 3 साल की, आपका जो लेटर हेड है उसकी एक कॉपी लगाइए, आपका कोई बिजनेस विजिटिंग कार्ड है उसकी कॉपी लगाइए, कुछ आप बिल्स के प्रूफ दे सकते हैं, आप जीएसटी नंबर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो जीएसटी की रिटर्न्स आप प्रोवाइड कीजिए वीज़ा लगाने में। ठीक है, अगर आपके पास कोई बड़े ऑर्डर्स हैं, बिग ऑर्डर्स हैं, बिग कंपनीज के हैं, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं या बड़े ट्रेडर्स हैं, तो आप वो भी एक प्रूफ लगा सकते हैं जो कि आपका कंट्री टाइप में सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपके अगर बिजनेस है, आपका कोई ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर का भी बिजनेस है, तो आप ये प्रूफ लगाइए। इसके बाद बात आती है कि इनके साथ और क्या लगाना है? इनके साथ इनकम सर्टिफिकेट के लिए, मतलब जो आपकी टैक्स की आईटीआर है वो तो लगानी ही लगानी है। आपने बिजनेस वाली आईटीआर है विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ये आपने लगानी है। और अगर आपकी सीएसी इवैल्यूएटेड आईटीआर है विद कंप्यूटेशन है तो वो आप लगाइए, राइट। और लेटेस्ट लगाइए, कम से कम 2 साल की चाहिए, अगर 3 साल की लगाते हो तो अच्छा है। इसके बाद बात आती है कि आपका अगर अदर देन दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस हैं, लाइक आपकी एग्रीकल्चर से इनकम आ रही है, आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो आपने एग्रीकल्चर लैंड है जो, उसकी आपने प्रूफ्स लगाने हैं। ठीक है, और साथ साथ आपकी जो भी क्रॉप हो रही है, आप उसको सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्म जो आपका जो जे फॉर्म्स होते हैं, तो जे फॉर्म्स की कॉपीज लगाइए आप। ठीक है, कम से कम 1 साल के जो जे फॉर्म्स हैं, यानी कि 2 क्रॉप्स के जो जे फॉर्म्स हैं वो आप लगाइए। और उसके साथ साथ आपको बैंक स्टेटमेंट में, जिस बैंक में वो आ रहे हैं, तो उसके भी प्रूफ लगाइए कि जो पेमेंट आई है आपके पास आपकी क्रॉप बेचने के एवज में। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट भाई होते हैं, उनके जो बैंक अकाउंट्स होते हैं जिसमें कि एग्रीकल्चर की इनकम आ रही है जे फॉर्म के अगेंस्ट, जो भी फसल बेची है वो अलग होता है, और
बाकी एक अकाउंट अलग खोला होता है जिसमें कि ट्रांजैक्शन चल रही होती है, राइट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसमें आपकी फसल की आपकी इनकम आ रही है वो जरूर लगाइए। साथ के साथ ही आप अपने किसी अकाउंटेंट या सीए से आईटीआर भी भरवाइए, जिसमें आप मेंशन कीजिए कि आपकी एग्रीकल्चर से इनकम आ रही है, और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में भी वो मेंशन करेगा आपके जे फॉर्म के अकॉर्डिंग और जो भी आपकी जो बैंक में ट्रांजैक्शंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग, राइट। इसके साथ साथ अगर किसी पर्सन की कोई बिजनेस इनकम रेंट से आ रही है तो आपको क्या करना है कि रेंटल इनकम के लिए आपको प्रूफ होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम है, कोई आपने एग्रीमेंट किया हुआ है अपने टेनेंट से, ठीक है, वो कॉपी चाहिए, और जो भी आपके पास रेंट की इनकम आ रही है वो आपके बैंक अकाउंट में आ रही है तो वो आपने प्रूफ लगानी है। या आप कोई रिसीट वगैरह कोई रिसीट दे रहे हैं अगर आप अपने टेनेंट को, तो आप वो भी इसके साथ लगाइए, राइट। तो ये बेसिकली जो मतलब टाइप्स ऑफ इनकम के सोर्सेज हैं उसका मैंने मोटा मोटा बता दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इसके साथ और क्या चाहिए, आपके यहाँ पर कंट्री टाइप्स के लिए क्या ज़रूरी होता है कि आप यहाँ पर कितनी आपकी वेल्थ है। तो वेल्थ के लिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है, राइट, आपके नाम है, या आप मैरिड हैं आपकी वाइफ के नाम है, नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि वाइफ के नाम होती हैं, तो वो सारे प्रूफ्स और उनकी वैल्यूएशन वगैरह लगाइए। और भी किसी भी तरह की एसेट्स हैं, लाइक आपने कोई म्यूचुअल फंड में आपने डिपॉजिट्स करवा रखे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, शेयर्स हैं आपके पास, तो वो सारी चीज़ें भी आप अपनी फाइल में मेंशन कीजिए। इसके साथ साथ आपके पास कोई भी व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स ये भी हैं, तो इनकी भी आरसी प्लस इंश्योरेंस की कॉपी लगाइए, आज की डेट में क्या वैल्यू है। इसके साथ साथ आपके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस लिए हुए हैं आपने, उसकी आप सरेंडर वैल्यू भी आप ऐड कर सकते हैं आपकी फाइलिंग में। और इसके साथ साथ कोई फिक्स डिपॉजिट्स पड़े हैं, कोई रेकरिंग डिपॉजिट्स पड़े हैं, तो ये सारा आपकी एक तरह वेल्थ है, ठीक है। तो आपने वेल्थ के लिए आपने इनकी वैल्यूएशन करवाकर सीए की वेल्थ रिपोर्ट आपने अपने फाइलिंग में मेंशन करनी है, लगानी है। इसके बाद क्या चाहिए होता है कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं टूरिस्ट जाने का, तो उसमें आपका कितना एक्सपेंसेस आने वाला है उसका एक बजट बनाया, और उस बजट को सपोर्ट करने के लिए आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं या नहीं। आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो एक मेंशन करके चलिए कि आपका कितना खर्च होने वाला है और वो उसको बेयर कर सकते हो। रेस्ट की आप वहाँ पर 10 दिन या 5 दिन जो भी टूर है, उसके बाद वापस आने के बाद आपने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, उनकी डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए आपके पास कितना बैलेंस बचेगा, तो ये आपने इनका भी ध्यान रखना है। और बैंक के जो स्टेटमेंट है और जो बैलेंस सर्टिफिकेट है वो आपने लगाना है। 6 मंथ्स के आप बैंक स्टेटमेंट लगाइए, ये एडवाइजेबल है, 6 मंथ्स की लगानी है आपको। अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, स्पाउस के साथ जा रहे हैं, या किड्स पे जा रहे हैं, है ना, तो उसके हिसाब से आपको फंड थोड़ा ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। और अगर आपके जो भी को एप्लीकेंट्स हैं, यानी कि जो भी आपके साथ ट्रैवल करने जा रहे हैं, उनके भी बैंक अकाउंट्स हैं, कोई उनके नाम के कोई एसेट्स हैं, तो आप वो भी फाइल में मेंशन कीजिए, ठीक है। अब बारी आती है कि ये तो हो गया फाइनेंशियल्स का पार्ट, वेल्थ का पार्ट, इनकम का पार्ट। इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा फ्रेंड्स आपको चाहिए कि आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो आपने एक प्लान रेडी करना है कि आप ऑस्ट्रेलिया में सपोज 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 10 दिन के अंदर आप किस दिन आप वहाँ पहुँचोगे और क्या क्या एक्टिविटी करोगे, कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करोगे, कितना आपका एक्सपेंसेस आने वाला है, तो ये सारा आपने प्लान आउट करना है और उसको राइट डाउन करना है। यू हैव टू मेक एन आइटनरी, जो ट्रैवल आइटनरी आपने बनानी है, जिसमें डे टू डे एक्टिविटी आप लिखेंगे और साथ ही मेंशन करेंगे कि एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट कितने आने वाले हैं, आपका स्टे कहाँ रहने वाला है, आप वहाँ कैसे जाने वाले हैं। ये थोड़ा सा आइटनरी का पार्ट है, वो आपने बनाना है। ये सब बनने के बाद आपने क्या करना है, एक कवर लेटर रेडी करना है। उस कवर लेटर के अंदर आपने मेंशन करना है कि आप क्या हो, आप किस पर्पस के लिए आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करने वाले हो, कितना आपके पास फंड्स अवेलेबल है, वेल्थ कितनी है, तो ये सारी चीज़ें आपने कवर लेटर में डालनी है। ये होने के बाद आपने जब प्लान भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, उसके अकॉर्डिंग
आप ये चेक करेंगे कि आपने कौन सी फ़्लाइट लेनी है। सेकंड, आपका अकोमोडेशन, आपने वहाँ जाकर कौन से होटल में रुकना है, क्योंकि आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हो, आपको कोई वहाँ जानता नहीं है, राइट। कोई इनविटेशन स्पॉन्सरशिप वगैरह तो है नहीं है, फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो आप तो सिर्फ एक टूरिस्ट के टूरिज्म पर्पज़ के लिए आप जा रहे हो, तो आपको होटल लेना पड़ेगा या कोई दूसरी अकोमोडेशन हॉस्टल टाइप की लेनी पड़ेगी, तो वो आपने लेनी है। एडवाइजेबल है आप लो, बट इमिग्रेशन ने एज सच कोई डिफाइन नहीं कर रखा है कि आपको जो फ्लाइट टिकट लेनी ही ज़रूरी है और अकोमोडेशन का प्रूफ देने ही ज़रूरी है, बट इट इज़ माई रिक्वेस्ट या एडवाइस कि आप वो लेके लगाओ, राइट। इसके लिए आप डमी टिकट्स भी ले सकते हैं, होटल बुकिंग में प्री बुकिंग वाउचर्स भी ले सकते हैं जो कि कंफर्म्ड हो, तो वो भी आप लगा सकते हैं अपनी फाइलिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो गए। रेडी होने के बाद आप एक और काम कर लीजिए, अगर आपका प्लान कंफर्म्ड हो चुका है, क्योंकि आप फाइलिंग भी तभी कर रहे हैं, तो एडवाइजेबल ये है कि एक अपना ट्रैवल इंश्योरेंस साथ लगा दीजिए उन डेट्स का। ये आपको ऐड ऑन करेगा, आपकी फाइलिंग में हेल्प करेगा, वीज़ा ऑफिसर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा कि यस दिस पर्सन इज मतलब एक जेन्युइन एंट्रेंट है जो कि विजिट करके वापस जाने वाला है, उसने टूरिज्म पर्पस के साथ जाना है और उसके लिए उसने एक इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, तो प्लान कंफर्म्ड है, तो वहाँ वो भी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, राइट। तो ये सारी हमने डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली। प्रोसेस को समझेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे लगानी है, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन स्क्रीन के ऊपर लेके चलूँगा मैं, और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आपने किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करनी है, क्या क्या फील्ड्स डालने हैं, और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने विंडोज खुली है, स्क्रीन खुली है। इसमें आपने टाइप करना है इमी ऑस्ट्रेलिया, राइट। ये देखो इमी लॉगिन, इमी अकाउंट, ये सबसे पहला लिंक खुल गया। आपने अब क्या करना है, सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स की वेबसाइट है, इसके ऊपर अपना एक इमी अकाउंट बनाना है, राइट। तो इमी अकाउंट बनाने के लिए आपने इसमें जाना है क्रिएट एन इमी अकाउंट, तो इसमें क्रिएट इमी अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी एक ईमेल आईडी बनानी है और उसके ऊपर आपने वो डाल देनी है। मैं एक डमी ईमेल आईडी लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी डालते ही आपके पास आपकी ईमेल पर एक ऑथेंटिकेशन के लिए कोड चला जाएगा, ठीक है। आपने इसको इसमें डाल देना है, इसको नेक्स्ट कर देना है, तो आपका ये ईमेल वेरीफाई हो गया। उसके बाद आपने लिखना है फैमिली नेम, तो मैं एक डमी नेम्स लेके चल रहा हूँ, राइट। मैं डमी नेम लेके चल रहा हूँ रवि शर्मा, राइट। तो इसमें गिवन नेम में आ गया रवि, और फैमिली नेम में जो आपका सरनेम होता है वो आपका फैमिली नेम होता है, और जो आपका मेन नेम है वो आपका गिवन नेम्स होता है। अगर किसी पर्सन का सरनेम नहीं है तो आपका जो गिवन नेम है वो आपका फैमिली नेम में डाल दीजिए, राइट। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, मैंने यहाँ डमी फ़ोन नंबर डाला है। उसके बाद आपने कोई भी पासवर्ड आपने डालना है, राइट। तो आप ये कोशिश करें कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाए, ठीक है, और एक कैपिटल लेटर में आ जाए, बाकी स्मॉल लेटर में चल जाएगा। ये पासवर्ड मैं दोबारा डाल रहा हूँ।
ये पासवर्ड मैच करा के देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सिक्योरिटी क्वेश्चन लगा सकते हैं। फेवरेट कलर है आपका, मैंने ये सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लिए, राइट। उसके बाद फर्स्ट जॉब कहाँ थी, तो मैंने लिख दिया दिल्ली। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन मैंने पिक किया कि कहाँ पर बोर्न हुए थे, मैंने लिख दिया करनाल, राइट। ये थी जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस है, इसको आप सेव करके रख सकते हैं कहीं ना कहीं पे। उसके बाद ये डिक्लेरेशन की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये पूछता है कि डू यू हैव एन ऑथेंटिकेटर ऐप। तो आपके अकाउंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ पर कुछ ऑथेंटिकेशन ऐप्स होती हैं, आप अपने डिवाइस पर ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई है, जैसे कि गूगल ऑथेंटिकेटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी ईमेल पर ही आपका कोई कोड आए या आप सिक्योरिटी क्वेश्चन डालें, तो आप तीसरे पर ऑप्शन चूज करके नेक्स्ट कर दीजिए कि ईमेल ऑथेंटिकेशन से ही जाएगा, राइट। तो ये लॉगिन सक्सेसफुली ये आ गया कि योर ईमेल अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट कर देना। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद ये आपको डायरेक्ट कर देगा, ये आपका होम पेज खुल गया, एक तरह से एक डैशबोर्ड खुल गया। ये देखो, रवि शर्मा के नाम से बनाया था, ये डैशबोर्ड खुल गया। अब हमने क्या करना है, नई एप्लीकेशन लगानी है। न्यू एप्लीकेशन के लिए न्यू एप्लीकेशन में जाना है। अब देखिए, न्यू एप्लीकेशन में ये जो भी वीज़ास हैं, टाइप्स ऑफ वीज़ास हैं, ये सारे ओपन हैं, सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो आपने क्या करना है, विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है, और विजिटर वीज़ा में भी सब क्लास 600 अप्लाई करना है। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड कर लेंगे, प्राइवेसी टर्म्स एंड प्राइवेसी स्टेटमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार गो थ्रू कर लें, उसके बाद इसको चेक करके नेक्स्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक तो ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप सभी लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए है कि किस तरह से आप वीज़ा फाइल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद करंट लोकेशन, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनसाइड ऑस्ट्रेलिया हो या आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया हो। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे वो लोग किसी न किसी वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, तो वो अगर उनका वीज़ा खत्म होने वाला है वो वाला, तो वो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, मतलब अगर आप इंडिया बैठे हो तो आपने यस कर देना कि आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया हुआ। फिर उसके बाद पूछेगा, आपके पास विंडो खुल जाएगी कौन सी कंट्री से हो, आपने इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। लीगल स्टेटस क्या, आप वहाँ पर यहाँ पर सिटीजन है, पीआर है या क्या है। तो अगर आप सिटीजन हैं तो सिटीजन को सिलेक्ट कर देना, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपसे पर्पस ऑफ स्टे पूछ रहा है, जो कि मैंने शुरू में आपको समझाया था कि सब क्लास 600 के लिए कई सारी विजिटर स्ट्रीम्स दे रखी है। तो आपने क्या करना है कि टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट जा रहे हो तो टूरिस्ट स्ट्रीम में आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा लिस्ट और रीजन फॉर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया। तो आपने फिर कि क्या क्या रीजन है, आप तो टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म पर्पस जानना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि गिव डिटेल्स ऑफ एनी सिग्निफिकेंट डेट्स ऑन विच द एप्लीकेंट नीड्स टू बी इन ऑस्ट्रेलिया। तो आपने डेट्स को मेंशन कर सकते हैं। सपोज मैंने इसमें डाला 1 नवंबर से, ठीक है। मेरा राइट हैंड नहीं चल रहा है, लेफ्ट हैंड से टाइप कर रहा हूँ तो थोड़ा स्लो रहा है, ठीक है। 10 नवंबर, ठीक है। ये आपने मेंशन कर दिया। इसमें आप कुछ और भी डाल सकते हैं कि क्या क्या डेट है, अपनी थोड़ा आइटनरी का भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है इज दिस एप्लीकेशन बीइंग लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप एप्लीकेशन। ग्रुप एप्लीकेशन का क्या मतलब है, अगर आप सिंगल आप जाना चाह रहे हो तो आपने इसको नो कर देना है, क्योंकि आप सिंगल जा रहे हो, कोई ग्रुप नहीं है आपका। अगर आप ग्रुप यानी कि आप स्पाउस को साथ लेके जा रहे हो या ब्रदर को जा रहा है, पेरेंट्स जा रहे हैं, बच्चे आपके साथ जा रहे हैं, तो यू आर मेकिंग ए ग्रुप, ठीक है। तो आप अगर ग्रुप प्रोसेसिंग कर रहे हो तो इसको यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। तो सिंगल आप अप्लाई कर रहे हो, आपने इसको नो कर दिया। स्पेशल कैटेगरी फॉर एंट्री, स्पेशल कैटेगरी किनको मिलती है। अब इसमें क्या है, इज द एप्लीकेंट ट्रैवलिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन गवर्नमेंट, यानी कि अगर आप कोई गवर्नमेंट के पार्ट हैं, एम्प्लॉई हैं और आप उनको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज
नो करेंगे। आप टूरिज्म पर्पज के लिए नॉर्मली जा रहे हैं तो इसको आप नो करके आगे बढ़ देंगे। उसके बाद आपकी पासपोर्ट के ऊपर जो फैमिली नेम गिवन नेम्स दिए हुए हैं, जैसे अभी हमने रवि शर्मा का नाम से हम एक डमी लेके चले हुए हैं, ठीक है, हमने ये डाल दिया। उसके बाद आपका सेक्स पूछ रहा है तो इसमें आपने मेल डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं तो आपने ये कैलेंडर ओपन करना है, इसमें आपने डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दी, से 1 जुलाई 1987 डाल दी। उसके बाद ये पासपोर्ट नंबर पूछ रहा है तो मैंने पासपोर्ट नंबर एक डमी पासपोर्ट नंबर डाल दिया आपको समझाने के लिए, राइट। इसमें आपने अपना डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपना नाम डालना है, ठीक है, और सेक्स में भी आप फीमेल है मेल है तो उसी हिसाब से डालना है। कंट्री ऑफ पासपोर्ट यानी जिस कंट्री में आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वो डाल देना है आपने। नेशनलिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर, आपकी नेशनलिटी क्या है, आपकी इंडिया है तो वो डाल देनी है। पासपोर्ट इशू की डेट, आपने पासपोर्ट इशू की डेट और एक्सपायरी वो दोनों डाल देनी है, ठीक है, 3 जुलाई, राइट। प्लेस ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू कहाँ आपका जो पासपोर्ट के ऊपर दिया होता है, जो फर्स्ट पेज होता है उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन होती है कि आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है। मैंने यहाँ डाल दिया चंडीगढ़। आपका पासपोर्ट अगर दूसरी लोकेशन से इशू हुआ है तो आपने वो डालना है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपके पास है तो इसको यस करके इसमें ऐड करना है, राइट। इसमें आपने डाल देना है रवि शर्मा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल देना है, ये मैंने एक एग्जांपल के लिए डाल दिया है। और कहाँ से वो इशू हुआ वो आपने डाल देना है। डेट ऑफ इशू क्या हुई, आपका जो आधार कार्ड होता है उसके ऊपर डेट ऑफ इशू लिखी होती है तो वो आपने डाल देनी है। डेट ऑफ एक्सपायरी उस पर कुछ नहीं होती, इसको ब्लैंक छोड़कर आप कंफर्म करके नेक्स्ट पर आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इज एप्लीकेंट अ पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड होल्डर, नो, राइट। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपने कौन सा भरना है, जहां पर जो आपके पासपोर्ट पर दिया हुआ है कि आपका, मैंने एक डमी ले लिया कि करनाल, तो आपका जो भी है वो आपने भर देना है, ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ और स्टेट ऑफ बर्थ भर दिया मैंने। रिलेशनशिप स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या क्या है, तो मैं, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल का भरना है, नेवर मैरिड, ठीक है। आप सिंगल का केस लेके चलते हैं कि नेवर मैरिड हो। उसके बाद ये पूछ रहा है कि इज दिस एप्लीकेंट करंटली और हैव दे एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, अगर आपका कोई पहले कोई नेम था आपके किसी सर्टिफिकेट वगैरह में आपने चेंज कराया है तो आपने यस करना है, उसको एविडेंस भी लगाना है, अदरवाइज आपने नो करना है, ठीक है। इज दिस एप्लीकेंट अ सिटीजन ऑफ सेलेक्टेड कंट्री ऑफ पासपोर्ट, यस। इज दिस एप्लीकेंट अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, ये पेचीदा है, ये ध्यान रखना है, इसमें नो आना है, ठीक है। कि आपके पास अगर किसी इंडिया से अलावा अगर किसी दूसरी कंट्री की भी सिटीजनशिप है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे। आपकी प्रीवियस ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछ रहा है, हैज दिस एप्लीकेंट प्रीवियसली ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, जैसा आपका स्टेटस है, अगर आप पहले भी ऑस्ट्रेलिया जा चुके हो किसी वीजा पर तो आप यस करेंगे, अदरवाइज फर्स्ट टाइम अगर अप्लाई कर रहे हो तो नो करेंगे। हैज दिस एप्लीकेंट प्रीवियसली अप्लाइड फॉर अ वीजा टू ऑस्ट्रेलिया, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में आपने पहले भी कोई वीजा अप्लाई किया कोई भी तो आप इसमें यस करेंगे, अदरवाइज इसमें नो करेंगे। अगर आपका फ्रेश केस है आप नो करेंगे। डज दिस एप्लीकेंट हैव एन ऑस्ट्रेलियन वीजा ग्रांट नंबर, आपका अगर पहले कोई वीजा ग्रांट हुआ था, यानी कि अगर आपने पहले यस किया हुआ है कि प्रीवियसली वीजा ग्रांट हुआ था तो इसमें आपने ग्रांट नंबर देना है, अदरवाइज इसको नो कर देना है। अदर पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट फॉर ट्रैवल, आप पासपोर्ट लेकर ही जा रहे हैं, नो कर देने से। अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, डज दिस एप्लीकेंट हैव अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी के लिए आपने एक आधार कार्ड डाल दिया था और एक आपने पासपोर्ट लेके जा रहे हो, बस दो बहुत है, बाकी इसको नो कर देना है। हेल्थ एग्जामिनेशन, हैज दिस एप्लीकेंट अंडरटेक अ हेल्थ एग्जामिनेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया वीजा इन लास्ट 24 मंथ्स, आपने कोई हेल्थ एग्जामिनेशन दिया, सपोज करो कि जैसे आप कोई वर्क परमिट पे गए थे पहले, या आपने कोई स्टडी करके आए थे पहले, तो वो आप कंप्लीट करने के बाद वापस आए हैं, ठीक है, और 12 मंथ्स पहले अगर आपने कोई अगर हेल्थ एग्जामिनेशन दिया है तो इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो ही करना है। फ्रेश केस हो, आप पहली बार अगर अप्लाई कर रहे हो तो इसको नो ही करना है, राइट, नेक्स्ट कर देना है।
4th पेज पे पहुंच गए। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन की एक ऑथेंटिकेशन मांग रहा है कि ये वो इंफॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है। एक बार वेरीफाई करके आपने यस कर देना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, राइट। उसके बाद ट्रैवलिंग कंपेनियन के बारे में पूछ रहा है, आर देयर एनी अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद एप्लीकेंट टू ऑस्ट्रेलिया। अगर आपके पास साथ में और कोई जा रहा है तो ये भरना है। तो इससे पहले वाले मैंने पेजेस में बताया था कि ग्रुप जो फाइलिंग करते हैं उसमें सिलेक्ट करना होता है तभी आएगा। तो ये थोड़ा सा पेचीदा है, आपको उलझाने वाला है, बट आपने ध्यान से इसको आंसर करना है। इसमें नो करना है, आप सिंगल ही जा रहे हो और सिंगल ही अप्लाई कर रहे हो, नो करके नेक्स्ट कर देना है, राइट। उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है, आपकी जो सिटीजनशिप है इंडिया में है, ठीक है। उसके बाद आप कोई डिपार्टमेंट ऑफिस वगैरह है तो जो इमिग्रेशन का है जहाँ पर भी आप इंटरव्यू दे सकते हो, तो आपकी अगर नॉर्थ इंडिया की लोकेशन है तो आपने इंडिया में न्यू दिल्ली भरना है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप साउथ साइड से हो तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इंडिया में दूसरी के बेंगलुरु लोकेशन है, नॉर्थ के लिए न्यू दिल्ली है, तो हमने न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस आपने लिखना है जो आपका पासपोर्ट के ऊपर दिया हुआ है, राइट। तो मैंने एक डमी एड्रेस डाल रहा हूँ, ठीक है। आपके जो पासपोर्ट के ऊपर दिया हुआ है आपने वो डाल देना है, ठीक है। उसके बाद स्टेट प्रोविंस वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी स्टेट से हैं आप, ठीक है। पोस्टल कोड आपने डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहे हैं आपका, आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, राइट। आपने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। अब उस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इज द पोस्टल एड्रेस सेम एज द रेजिडेंशियल एड्रेस। आपका जो पोस्टल एड्रेस दे रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जो पासपोर्ट के ऊपर एड्रेस है और जो आपका करंट एड्रेस है दोनों डिफरेंट है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, बाहर कहीं जॉब कर रहे हो किसी दूसरी स्टेट में, तो आप वहां पर चाहते हो कि वहां पर कन्वर्सेशन हो, तो आप यहाँ पर नो करके दूसरा एड्रेस दे सकते हो, उसके प्रूफ भी लगाने होंगे आपको। अगर सेम है तो इसको यस करके आपने नेक्स्ट कर देना है, राइट। उसके बाद आपसे पूछ रहा है, ऑथराइज रेसिपिएंट, डज द एप्लीकेंट ऑथराइज अनदर पर्सन टू रिसीव रिटर्न कॉरेस्पोंडेंस ऑन देयर बिहाफ। तो अगर आप किसी दूसरे को अपॉइंट करना चाहते हो तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। आगे वो पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ही प्रेफर कर रहे हो, तो आपकी ईमेल आईडी यही है क्या नहीं, इसको सिलेक्ट करके आपने नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद नॉन अकम्पनिंग मेंबर्स ऑफ योर फैमिली यूनिट, आपके अगर हैं, जैसे आप सिंगल हो, अभी अनमैरिड हो, जो हमने स्टेटस डाला था, बट आपके फादर मदर होंगे या आपके डिजीज भी हो चुकी है, यानी कि डेथ हो चुकी है अगर किसी की भी, तो वो भी आपने यहाँ पे एंटर करना है। और उनका जो नेम वगैरह जो डालना है, जो स्पेलिंग्स डालनी है, आपने पासपोर्ट वाली डालनी है। अगर उनके आधार कार्ड में स्पेलिंग अलग है तो आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे सकते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक का या कुछ भी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पेरेंट्स को सेलेक्ट करना है। फैमिली नेम में मैंने दिया शर्मा, एक डमी नेम ही ले रहा हूँ अनिल, ठीक है। फादर नेम मेल कर दिया, इनका जो डेट ऑफ बर्थ डाला, जो भी आपके फादर की डेट ऑफ बर्थ है वो आपने डाल देनी है, राइट। जो मैंने एक डमी डाल दी है। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया में ही बर्थ हुआ है तो उनका इंडिया डाल के आगे आपने कंफर्म कर देना है। फिर आपने मदर का डालना है, मदर में भी पेरेंट्स के बाद फैमिली नेम शर्मा, अनीता, मैंने एक डमी नेम ले लिया है, राइट, फीमेल, और इसमें आपने उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स में है, राइट। ये आपने डाल दी, और बर्थ प्लेस क्या था, इंडिया था, सॉरी, वो आपने डाल दिया, कंफर्म कर दिया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप वो पूछ रहा है कि प्रपोज्ड पीरियड ऑफ स्टे क्या है, ठीक है। डज द एप्लीकेंट इंटेंड टू एंटर ऑस्ट्रेलिया ऑन मोर देन वन ओकेजन। अगर आप एक से ज्यादा बार जाना चाहते हो तो आप इसको यस करें, अदरवाइज नो करें, ठीक है।
आप वन टाइम अगर जाना चाहते हो तो नो करेंगे, अगर आप मल्टीपल टाइम जाना चाहते हो तो यस करो इसको, ठीक है। लेंथ ऑफ स्टे ऑफ वीज़ा आप कितने टाइम का चाहते हो, तो नॉर्मली तो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो आप अप टू 3 मंथ्स का ही आप सेलेक्ट कीजिए। प्लान अराइवल डेट जैसे कि हमने पीछे लिया था कि हमने लिया था सितंबर में ले लो, तो 1 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक का मैंने प्लान ले लिया, राइट। Does the applicant know the dates of entry for each occasion after first entry और टू ऑस्ट्रेलिया? अगर आपको पता है पहले से एक प्लान है तो आप इसको यस करो, अदरवाइज नो करो। नो करेंगे तो आपसे रीजन पूछेगा, आई कैन नॉट कंफर्म दिस नाउ, ठीक है, मैंने ये डाल दिया, मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, राइट। आपका जो भी रीजन आप डाल सकते हो। स्टडी वाइल इन ऑस्ट्रेलिया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप उस वीजा पे आओगे तो स्टडी आप करोगे या नहीं, आप इसमें नो डालिए, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव्स फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट ऑस्ट्रेलिया आपके हैं नहीं है तो इसमें आप नो डाल दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। एम्प्लॉयमेंट क्या है, आपने उससे पूछा कि एम्प्लॉयड हैं, यानी कि आप अगर जॉब पर हैं, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, तो आप एम्प्लॉयड डालिए। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि आपका कोई अपना बिजनेस है, वो डालिए। अनएम्प्लॉयड हैं, आप स्टूडेंट हैं, वो डालिए। रिटायर्ड हो चुके हैं आप तो वो डालिए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, अदर है तो अदर। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो मैं सैलरीड एम्प्लॉय के बेसिस पे मैं ये डाल रहा हूँ कि आप एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन ग्रुपिंग, तो आप किस लेवल पे आप काम कर रहे हो, तो आपने से कर दिया कि आप मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, मैनेजर लेवल पे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन नेम, आपकी जो भी कंपनी है तो वो डाल देना है, मैंने एबीसी लिमिटेड डाल दिया, डमी है। उसके बाद स्टार्ट डेट ऑफ करंट एम्प्लॉयर, आपने इस कंपनी को कब ज्वाइन किया था, तो मैंने डाल दिया कि 1 जुलाई 2019 में मैंने इसको कंपनी को ज्वाइन किया था, जिसका भी एक डमी आपको दिखा रहे हैं। इंडिया में है तो हमने डाल दिया कि दिल्ली में ये कंपनी है, राइट, तो दिल्ली डाल दिया। उसके बाद इसमें डाल दिया दिल्ली, पोस्टल कोड दे दिया, राइट। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपने कॉन्टैक्ट नंबर किसके देने हैं, ये बिजनेस जिस आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ताकि वैसे ही आप उसको वेरीफाई करना चाहे तो वेरीफाई कर सके, राइट। तो आपने ये कॉन्टैक्ट नंबर देना है, तो मैंने एक ऐसी डमी डाल दी है। ईमेल आईडी आपने देनी है, ठीक है, वो मैंने डाल दी है, राइट। मैंने डमी डाली है, आपके जो भी एम्प्लॉयर की होगी आपने वो डाल देनी है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपके फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में, जो कि मैं पहले बात कर रहा था कि आप ये ट्रैवल जो करने जा रहे हो, जो भी आप अपनी आइटनरी बना रहे हो, उसमें जो भी एक्सपेंसेस आने वाला है, जो आपने बजट बनाया, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप इसमें सेल्फ फंडेड होंगे या आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, या कोई अदर जिसमें कि आप रिलेशनशिप में हैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास, अगर वो आपको सपोर्ट कर रही है तो वो करेगी, या कोई दूसरा कोई पर्सन सपोर्ट कर रहा है, सपोज आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं या आपकी वाइफ सपोर्ट कर रही है, अगर आप मैरिड हो तो आपने वो डालने हैं क्योंकि उनके फंड लगा रहे हो। अगर आप सेल्फ फंडेड हो तो आपने सेल्फ फंडेड कर देना है। तो सेल्फ फंडेड करके व्हाट फंड्स विल द एप्लीकेंट हैव अवेलेबल टू सपोर्ट देयर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, तो सेल्फ फंडेड फंड है तो इसमें लगा दिया कि सेविंग्स फंड है, सेविंग्स अकाउंट में आपके फंड्स हैं, सेविंग्स फंड्स हैं, और कितने हैं ये भी आप मेंशन कर दीजिए। AUD सपोज करो कि आपके पास से 5000 AUD आपके पास फंड्स अवेलेबल है, आपने ये डाल दिया, नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद हेल्थ डिक्लेरेशंस पूछ रहा है, ये हेल्थ डिक्लेरेशंस हैं, ठीक है, इसको आपने इनको पढ़ना है और उसको उसके अकॉर्डिंग ही आपने यस और नो में रिप्लाई करना है। इन द लास्ट 5 years हैज द एप्लीकेंट विजिटेड, अगर आप
पिछले 5 साल में किसी दूसरी कंट्री में गए हैं, विजिट किया और वहाँ 3 मंथ से ज़्यादा रहे हैं, तो आपने यस करना है, अदरवाइज इसको नो करना है। डज द एप्लीकेंट इंटेंड टू एंटर हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी, आप सिर्फ टूरिज्म पर्पज के लिए जा रहे हैं तो आपने इसको नो कर देना है। डज एनी एप्लीकेंट इंटेंड टू वर्क, स्टडी और ट्रेन, ये आपने इसको नो कर देना है। डज द एप्लीकेंट इंटेंड टू वर्क, स्टडी और ट्रेन विद एज्ड केयर और डिसेबिलिटी केयर इन ऑस्ट्रेलिया, इसको भी आपने नो कर देना है कि वर्क के लिए नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ टूरिज्म पर्पज के लिए घूमने जा रहे हैं। उसके बाद है हैज एनी एप्लीकेंट एवर हैड और करंटली टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको नो कर दीजिए। उसके बाद ये कुछ और बेसिकली ये बीमारियों के बारे में पूछ रहे हैं, ब्लड डिसऑर्डर, कैंसर, हार्ट डिजीज, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसको आप नो कर देंगे। डज एनी एप्लीकेंट रिक्वायर ऑनगोइंग मेडिकल केयर, ये हमें जरूरत नहीं है, इसको नो कर दीजिए, क्योंकि आप एक इंश्योरेंस जो मैंने एडवाइस किया था आप वो लेकर जा रहे हैं, तो वो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो, तो उसमें हेल्थ का भी बीच में इंक्लूड होता है, तो आपने इसको नो करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद कैरेक्टर की डिक्लेरेशन है, कैरेक्टर के बारे में पूछे कि आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है या आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है जो कि एंटी नेशनल है या पहले थी, है ना, तो इसमें आपने जो भी आंसर्स हैं उसको केयरफुली पढ़ना है। ये हैज एनी चार्ज विद एनी ऑफेंस, नो कर देना है। कन्विक्टेड तो नहीं हो, नो कर देना है। सब्जेक्ट टू डोमेस्टिक वायलेंस, नो कर देना है। उसके बाद अरेस्ट वारंट तो नहीं निकला है, इसको भी नो कर देना है। सेक्सुअली अब्यूज तो नहीं किया आपने, इसको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कि सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर में तो नहीं है, नो कर देना है, ठीक है। तो इसमें आपने अपने हिसाब से जो आपको बेटर डिफाइन कर रहे हैं तो उस तरह से आपने इनको पढ़ना है, यस और नो में आपने जवाब देना है। मोस्टली आपके नो ही आएंगे, ठीक है। आपका कोई ऊपर डेट तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया में वगैरह, है ना, या ओवर स्टे तो नहीं किया, रिपोर्टेड तो नहीं हो, स्मगलिंग में तो नहीं हो, पार्लियामेंट्री ट्रेनिंग वगैरह वेपन्स की तो नहीं ली हुई है, पुलिस फोर्स में तो नहीं है ना, तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस है, इसको नो कर दिया, राइट, इसको करके आपने नेक्स्ट कर दिया। ये सारे कैरेक्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे। उसके बाद आपसे पूछ रहे थे वीजा हिस्ट्री, अगर आपने किसी दूसरी कंट्री में भी अप्लाई किया हुआ है या ऑस्ट्रेलिया में पहले अप्लाई किया हुआ है या आपको वीजा ग्रांट हुआ है, तो ये आपके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या, हैज द एप्लीकेंट हेल्ड और डज द एप्लीकेंट करंटली होल्ड अ वीजा टू ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री। जैसा आपका स्टेटस है, अगर आपके पास किसी दूसरी कंट्री का वीजा है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे। हैज द एप्लीकेंट एवर बीन इन ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री एंड नॉट complied with visa conditions or departed outside their authorized period of stay। अगर आप ऑस्ट्रेलिया गए पहले और आपने जो भी कंडीशंस थी उनको ब्रीच कर दिया, उनको ब्रेक कर दिया और आप वहाँ से आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया आप डिपार्टेड किए गए और ऑथराइज पीरियड के अंदर आपने वहाँ पे आप स्टे वगैरह कर लिया और स्टे कर लिया, तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। हैज द एप्लीकेंट एवर हैड अ वीजा फॉर ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री रिफ्यूज्ड टू कैंसिल। अगर आपने पहले ऑस्ट्रेलिया या किसी दूसरी कंट्री के लिए आपने अप्लाई किया और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आप इसे मेंशन करेंगे। अगर आपने कभी नहीं किया, कोई रिफ्यूज़ल भी नहीं है ये, तो आप इसको नो करके आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये डेक्लरेशंस हैं, ये डेक्लरेशंस को आपने पढ़ लेना है। हैव रेड अंडरस्टूड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम इन दिस एप्लीकेशन, यस। हैव प्रोवाइडेड कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, यस। अंडरस्टैंड द फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स और फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडेड, तो कहीं से भी कोई एक्शन ले सकते हैं, ये भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। फ्रॉडुलेंट पाए गए, इनकरेक्ट पाए गए तो वीज़ा ग्रांट नहीं होगा, तो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो सर्कमस्टेंसेस अगर चेंज करें तो उसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आपकी जो एक प्राइवेसी नोटिस है उसको भी आपने पढ़ देना है, उसके बाद यस नो करना है। उसके बाद एक और प्राइवेसी नोट को अच्छे से पढ़ के ये आपने देना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है तो ये उसके लिए आपसे यस और नो मांग रहा है, वो दे देना है। 8503 ये कंडीशन होती है, वो भी आपने अंडरस्टैंड कर ली है, ठीक है। एग्री नोट टू अंडरटेक स्टडी और ट्रेनिंग आप नहीं लेंगे, ये भी कर लिया है आपने। एग्री टू लीव ऑस्ट्रेलिया ऑन और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ स्टे, जो आपको पीरियड ऑफ स्टे मिला, सपोज 3 मंथ्स का मिला तो आपने 3 मंथ से बीच में, उससे पहले आपने ऑस्ट्रेलिया लीव करना है, ये भी आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, एग्री कर रहे हो, राइट।
गिव कंसेंट टू कलेक्ट देयर फिंगरप्रिंट्स और फेशियल इमेज इफ रिक्वायर्ड। अगर उनको रिक्वायरमेंट लगी तो वो आपके फिंगरप्रिंट्स या इमेज फेशियल ले सकते हैं, ये भी आप कंसेंट उनको दे रहे हो। अंडरस्टैंडिंग ये भी आपका फिंगरप्रिंट फेशियल से रिलेटेड है, इसमें भी आपने कंसेंट कर दिया। गिव कंसेंट टू स्टेट एनफोर्समेंट एजेंसी इन डिस्क्लोजिंग अपीयरेंस बायोमेट्रिक, अगर डिस्क्लोज करने पड़े उनको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, उसके लिए भी कर दिया। अंडरस्टैंड विजिटर डज नॉट परमिट देम टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, आप वर्क कर नहीं सकते इस वीजा के ऊपर, ये भी आपने अंडरस्टैंड करके कंसेंट दे दिया। गिव कंसेंट टू डिपार्टमेंट यूजिंग एप्लीकेंट्स बायोमेट्रिक, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड है पर्पस ऑफ माइग्रेशन एक्ट वगैरह के लिए, सिटीजनशिप के लिए आप उनको कंसेंट देने के आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और डिक्लेरेशन मांग रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट इफ माय वीजा सीजेस टू बी इन इफेक्ट एंड आई डू नॉट hold another visa to remain in Australia at that time, I will be an unlawful non-citizen under the Migration Act 1958. As such, I will be expected to depart from Australia and be subject to removal under the Migration Act. तो ये भी आपने अंडरस्टैंड करके इसको यस करके नेक्स्ट कर देना, राइट। इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, तभी आगे जाना है। उसके बाद बात आती है कि आपसे वो पूछते हैं कि प्रायोरिटी कंसिडरेशन अगर आपने कराना है, अगर आप बहुत ही कम टाइम पीरियड का बीच में गैप है, आपके जो प्लान है और जो आप फाइलिंग कर रहे हैं, और आप प्रायोरिटी कंसिडरेशन चाहते हैं आपकी एप्लीकेशन का, तो आप 100 AUD यानी कि 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सॉरी 1000 AUD आप एक्स्ट्रा देकर, लगभग 55,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर इंडियन करेंसी के, आप प्रायोरिटी कंसिडरेशन में भी आप जा सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यस कर रहे हो, नो कर रहे हो, जैसे आप सर्विस लेना चाहते हो वैसा आप क्लिक करें। तो मैंने नो कर दिया है और नेक्स्ट पर चले गए। नेक्स्ट जाने के बाद उसके बाद ये सारा आपने जो फॉर्म फिल किया था ये आ जाएगा। ये फॉर्म फिल आप एक बार स्टडी कर लें, अगर किसी को एडिट करना है तो आप एडिट कर लें, ठीक है। ये प्रीवियस में जाके प्रिंट करना है इसको प्रिंट करके रख सकते हो, सेव कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अटैच डॉक्यूमेंट्स, अब जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे वो डॉक्यूमेंट्स आपने ऐड करने हैं, जैसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ठीक है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट में इसमें दिया हुआ है कि पासपोर्ट, आपका जो पासपोर्ट है फ्रंट एंड लास्ट पेज है वो आप डाल दीजिए, या आपकी अगर कोई प्रीवियस हिस्ट्री थी वीज़ा की, कोई स्टैम्प्स लगी हुई हैं आपकी, कोई डिपार्चर और अराइवल की, या किसी वीज़ा का स्टिकर लगा हुआ, तो वो भी आप स्कैन कर डालिए, ठीक है। तो पासपोर्ट सेलेक्ट किया, चूज फाइल किया, जहाँ पर भी लोकेशन है इसको ऐड कर दिया, राइट। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में भी आपने ऐड कर दिया, जो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आप लगा सकते हैं। इसके बाद प्रीवियस ट्रैवल अगर है आपका, ठीक है, तो प्रीवियस ट्रैवल की कोई वीज़ा है या आपके पास आपने जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उससे कुछ एविडेंसेस हैं तो वो आप इसमें अटैच कर दीजिए। उसके बाद फैमिली रजिस्टर कंपोजिशन, आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। प्लान टूरिज्म, ठीक है, फैमिली के बारे में, जैसे ये, ठीक है, ये एक फैमिली कंपोजिशन का एक फॉर्म भी है, ये भर सकते हैं। अदर स्पेसिफाई करना तो फैमिली के जो आपने जो डिटेल्स भरी है, जैसे फादर मदर का भरा था, उनके ID कार्ड वगैरह आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद प्लान टूरिज्म एक्टिविटीज इन ऑस्ट्रेलिया, आपने कोई ट्रैवल आइटनरी बनाई है, देखिए ये आइटनरी को सिलेक्ट करके आपने जो भी आइटनरी बनाई है उसको आप अटैच कर दीजिए। आपकी कोई प्लान एक्टिविटीज हैं, आपने कोई किसी भी तरीके की वहाँ पे कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है और आपने प्रायर बुकिंग कराई हुई है, तो आप उसके भी एविडेंस उसमें लगा सकते हैं, और आप एक उसको मेंशन कर सकते हैं कि आप इस एक्टिविटी को करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वो भी आप एक डॉक्यूमेंट बना के इसमें अटैच कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अदर कोई एक्टिविटी, टूरिज्म एक्टिविटी आपने करनी है या कुछ है तो आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं और वो फाइल अटैच कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटस में देखिए, फाइनेंशियल स्टेटस में क्या मांगा है, आपके बैंक स्टेटमेंट, आपके पे स्लिप्स, मॉर्गेज डॉक्यूमेंट अगर आपके हैं, टाइटल डीड, जो भी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी टाइटल डीड वगैरह लगा सकते हैं, आप उसकी वैल्यूएशन लगा सकते हैं, CA वेल्थ रिपोर्ट लगा सकते हैं। रिटायरमेंट पेंशन बुक है, आपकी रिटायर्ड अगर पर्सन है तो आपकी कोई रिटायरमेंट की जो भी आपको पे आ रही है आप उसको मेंशन कर सकते हैं, आपकी कोई स्लिप्स हैं उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स डॉक्यूमेंट में आपकी जो ITR वगैरह है विद जो आपकी कंपटीशन ऑफ इनकम है वो आप मेंशन कीजिए। इसके साथ साथ आपका बिजनेस है, अगर आपका GST फर्म है या आपका कोई लिमिटेड कंपनी है तो आप उसके जो GST की जो रिटर्न्स हैं वो आप इसमें मेंशन कीजिए।
आप इसके साथ साथ अपने बिजनेस की आपकी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो वो सारी चीज़ें आपने इसमें डालनी है। एविडेंस ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें यही कि अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपने एविडेंस क्या क्या देने हैं, लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर विद करंट रोल, जो मैंने बताया था कि जॉब लेटर आपने बनवाना है, तो उसमें आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और किस प्रोफाइल पे काम कर रही है वो सारा कुछ मेंशन कर दिया। पे स्लिप्स आपने 6 मंथ्स की पे स्लिप्स लगाई है। एविडेंस ऑफ लीव लगाई है, जो लीव का एनओसी लेटर लेना था। अगर आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस लाइसेंसेज, रजिस्ट्रेशन है, वो सब कुछ आपने लगाना है। तो ये लगाने के बाद आपने यहाँ जैसे ही नेक्स्ट जाएंगे, राइट, तो नेक्स्ट जाने के बाद आपसे पूछेगा कि एक्सप्लेन करो कि कोई जो भी आपने छोड़े तो क्यों नहीं है, इसमें आपने मेंशन कर देना है और नेक्स्ट जाके इसको एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई, तो सबमिट करने के बाद आपसे आपकी उसकी फ़ीस पूछेगा। तो फीस जो इसकी वीज़ा अप्लाई करने की है वो आएगी अराउंड 10,500-11,000 के बीच में इंडियन करेंसी में फ़ीस है। वो आपका एक पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। पेमेंट गेटवे ओपन होने के बाद आपसे वो ऑप्शन पूछेगा, पेपैल से करना चाह रहे हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड से करना चाह रहे हैं, राइट, या कोई अदर मेथड से करना चाह रहे हैं। तो आपने क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कीजिए। आप जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसकी इंटरनेशनल पेमेंट ऑन कीजिए, ठीक है, उसके लिमिट को सेट कीजिए कि 11,000 से ऊपर की, और आप उस क्रेडिट कार्ड के नंबर को डालकर डिटेल को जाकर आप उसकी फ़ीस सबमिट कर दीजिए। तो वो आपका वीज़ा जैसे ही फीस सबमिट होगी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपका जो अकाउंट है, जैसे कि मैंने आपका ये अकाउंट खोल लिया, आपका होम पेज जिसे कह रहे थे, तो यहाँ पर जो सबमिटेड एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है, तो वो यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। आपकी कोई पेमेंट करी हुई है तो आपको यहाँ पे पेमेंट भी शो कर देगा, राइट। तो अभी तो इसमें जो आ रहा है विजिटर वीज़ा की, ठीक है, ये जो हमने रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ था यही शो कर रहा है। इसको एडिट करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ये आपको एक समझाने के लिए था, राइट। जैसे ही आपकी फाइल सबमिट हो जाती है, आपकी ईमेल पर भी एक नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आ जाता है विद आपका एप्लीकेशन नंबर और आपकी जो ये जो स्लिप कटती है, आपकी फीस स्लिप कटती है, इसका भी आ जाता है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद करने के बाद अगर एम्बेसी को अगर आपके फर्दर किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो वो आपसे ईमेल के थ्रू कन्वर्सेशन करके मांग सकते हैं, आपको कॉल करके आपका कोई वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, राइट। और अगर नहीं है तो आप वेट कीजिए, आपकी ईमेल पर या आपके पोर्टल पर आपका जो भी रिजल्ट होगा, जो भी आउटकम होगी, चाहे वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है या ग्रांट हो रहा है, वो आपके पास मेल आ जाएगी। तो होपफुली आप बहुत अच्छे से, अगर आप अपने एंड से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि मैंने हर स्टेप इसमें इंक्लूड कर दिया है जो कि आपके लिए यूज़फुल होगा। इस वीडियो के यूज़ करके आप खुद से अप्लाई कर पाओगे। अगर आप हमसे भी अप्लाई करवाना चाहते हैं, हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो हम भी आपके लिए कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, हमसे अपना प्रोफाइल डिस्कस करें और हम आपका अप्लाई कर देंगे वीज़ा। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि जो भी लोग अपने एंड से वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये मेरी प्रोसेस को देखकर वो अप्लाई कर पाए। थैंक यू।